नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान जो निरंतर हम मौर्योत्तर शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके तहत बात की जाए तो सातवां शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसकी अन्य विजयों का हमने उल्लेख किया, उसकी किस तरीके से जो अंतिम समय में पराजय होती है उसका उल्लेख किया। उसके अलावा जो किस तरीके से उसके द्वारा शकों को क्या किया जाता है, पराजित किया जाता है, उन सभी चीज़ों का अध्ययन किया। आज हम बात करने वाले हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी की मृत्यु कैसे होती है, कब होती है, और उसके अलावा उसका व्यक्तित्व कैसा होता है। व्यक्तित्व बोले तो कैरेक्टर कैसा होता है। जैसा कि हमें जो सातवां वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो किसके माध्यम से होती है, अभिलेख के माध्यम से होती है। जैसे कि नासिक प्रशस्ति है मुख्यतः, अगर तुम देखोगे तो उसी के बारे में, उसी से हमें जो इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो उसी के आधार पे हम जो इसकी मृत्यु का निर्धारण करने का प्रयास करेंगे, उसी के आधार पे इसके व्यक्तित्व का आकलन करने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और उसी के आधार पे जो इतिहासकारों के द्वारा भी जो इसके व्यक्तित्व का क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है, कैसा ये व्यक्तित्व वाला जो शासक रहता है। अगर बात की जाए इसकी मृत्यु के बारे में, जैसा कि हमने अभिलेख की साक्ष्यों के माध्यम से ये बात तय की थी कि इसका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक रहता है, उसके आधार पे हमने देखा था इसका शासनकाल 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक रहता है। यानी कि इसके द्वारा 24 वर्षों तक क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। 24 वर्षों का इसका जो मूलतः शासनकाल रहता है, ये जो अभिलेखों के माध्यम से जो क्या हमें जानकारी होती है। जैसा कि इसका अंतिम जो अभिलेख हमें प्राप्त होता है, अंतिम जो अभिलेख प्राप्त होता है उसी के आधार पर ये तय किया जाता है कि इसके शासन के 24वें वर्ष में हमें प्राप्त होता है। शासन के कौन से वर्ष में प्राप्त होता है, 24वें वर्ष में प्राप्त होता है। तो उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि संभवतः इसके द्वारा जो 24 वर्षों तक क्या गया, शासन किया गया। और इसके शासनकाल के जो महाराष्ट्र विजय का जो अपने को जो नासिक अभिलेख प्राप्त होता है उसके माध्यम से ये तय किया जाता है कि शासन के 18वें वर्ष में इसके द्वारा जो महाराष्ट्र को जीत लिया था, महाराष्ट्र यानी शकों के अधिकार क्षेत्र में था। जैसा कि जो नैपान की मृत्यु हो जाती है शक शासक, उसके पश्चात इसके द्वारा क्या कर लिया जाता है, उस क्षेत्र को जीत लिया जाता है, ये बात सुनिश्चित होती है। तो उसी के आधार पे जो इसकी मृत्यु का जो निर्धारण कर दिया जाता है। नासिक प्रशस्ति की बात की जाए तो उसमें उल्लेख मिलता है, इसकी माता के बारे में भी उल्लेख मिलता है और इसके बारे में भी हमें उल्लेख मिलता है। इसके व्यक्तित्व की जो व्याख्या उसी प्रशस्ति में हमें देखने को मिलती है। जो इसकी प्रशंसा में लिखी जाती है वो किसी शासक की वही क्या कहलाती है, प्रशस्ति कहलाती है। तो उसी दौरान इसकी माता के लिए जो जिन नामों का प्रयोग हुआ है, अगर बात की जाए उसके आधार पर हम जो मृत्यु इसकी जो निकालने का प्रयास करेंगे कि ये कब जाकर इसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। उसके माता के लिए जो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसकी माता के जो लिए जो जिन नामों का प्रयोग होता है उसमें एक तो महादेवी होता है, एक राजमाता होता है, एक अन्य नाम जो जीवसुता लिया जाता है, जिसका अर्थ होता है जिसका पुत्र अभी तक जीवित है। यानी कि ये जो प्रशस्ति लिखवाई गई है उस वक्त तक माना जाए तो उस वक्त तक क्या होता है, गौतमीपुत्र सातकर्णी जीवित होता है। संभवतः वह मृत्युशैया पे था, मरणासन था, मृत्यु के काफ़ी नज़दीक था, उस वक्त ये प्रशस्ति लिखवाई गई होगी। और जैसे ये प्रशस्ति लिखवाई जाती है संभवतः उसके पश्चात ही जो बात की जाए तो किसकी मृत्यु होती है, गौतमीपुत्र सातकर्णी की मृत्यु होती है। और उसी को अनुमान मानते हुए जो इसकी मृत्यु मानी जाती है कि लगभग 24 वर्षों के पश्चात, शासन करने के पश्चात इसकी मृत्यु 130 ईस्वी में हो जाती है। ये जो, क्योंकि जब इस प्रशस्ति में ये बात लिखवाई जाती है, इस अभिलेख में ये बात लिखवाई जाती है कि जीवसुता, इसकी माता के बारे में जो नाम लिखवाए जाते हैं तो इसकी माता को जीवसुता कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है जिसका पुत्र अभी तक जीवित है। उस समय तक इसके जीवित रहते हुए ये प्रशस्ति लिखवाई होगी, उसके पश्चात हमें ये देखने को अभिलेख नहीं मिलता है। तो उसके आधार पे ये माना जाता है कि इस अभिलेख के लिखवाने के कुछ समय पश्चात जो गौतमीपुत्र सातकर्णी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब ये जो नासिक प्रशस्ति है उसी के आधार पे हम जो इसके व्यक्तित्व का निर्धारण करेंगे कि इसका कैरेक्टर कैसा रहता है, ये किस तरीके का जो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है, कौन अपने व्यक्तित्व का धनी होता है।
जैसा कि हमने देखा, ये जो सातवाहन वंश के महान शासकों में गिना जाता है, जो 100 वर्षों का इनका जो अंधकारमय युग रहता है। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मैंने पढ़ा रखा आपको, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन होता है? सिमुक होता है। ठीक है, तो सिमुक के पश्चात उसके भाई कृष्ण कान्हा के द्वारा शासन किया जाता है, और उसके पश्चात सिमुक का पुत्र शासक बनता है कौन? श्री सातकर्णी। तो इन 3 शासकों के पश्चात 100 वर्षों तक सातवाहन वंश के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है, और उसके पश्चात ये जो महान और प्रतापी शासक, पराक्रमी शासक होता है, वह कौन होता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी होता है। तो अब उसके व्यक्तित्व के बारे में जो बात हमें पता चलती है, उसके व्यक्तित्व का निर्धारण इस जो नासिक प्रशस्ति के माध्यम से किया। हालांकि कुछ बातें इसमें बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई होगी, लेकिन इसके व्यक्तित्व का एक आकलन इस नासिक प्रशस्ति के अनुसार किया जा सकता है। नासिक प्रशस्ति में एक तो इसके शारीरिक सुंदरता का जो वर्णन हमें देखने को मिलता है कि ये किस तरीके का जो इसका जो शारीरिक सौंदर्य था, उसके बारे में ये शोभन शरीर, सुंदर शरीर वाला बताया गया। गौतमी पुत्र सातकर्णी को रम्य एवं देदीप्यमान, जो ओजस्व व्यक्तित्व, ओजस्व चेहरा इसका बताया गया है। उसके अलावा जो मुखमंडल है इसका काफ़ी चमकदार, जो रम्य यानी देदीप्यमान, जो चमकदार जो मुखमंडल बताया गया है। और उसके अलावा चारु गति, इसकी गति है जो अति सुंदर, मतलब चाल है इसकी। और उसके अलावा जो मांसल दीर्घ भुजाओं वाला, इसे बलिष्ठ शासक बताया गया। ये कहाँ से पता चलता है हमें? ये नासिक प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। उसके व्यक्तित्व, उसके शारीरिक जो सौंदर्यता का विवरण करते हुए कहा गया है कि ये शोभन शरीर, सुंदर शरीर, रम्य एवं देदीप्यमान मुखमंडल, यानी जो चमकता हुआ मुखमंडल होता है। चारु गति, सुंदर, जो तीव्र गति इसकी बात की जाए तो सुंदर चाल होती है, और मांसल दीर्घ भुजाओं की प्रशंसा इसकी की जाती है। ये शारीरिक सौंदर्य का वर्णन हमें नासिक प्रशस्ति में देखने को मिलता है। और इसी प्रशस्ति में कहा जाता है कि ये जो गौतमी पुत्र सातकर्णी अपनी माता का बहुत आज्ञाकारी होता है। इसके द्वारा अपनी माता का बहुत क्या किया जाता है? सम्मान किया जाता है। उसके अलावा जो इसके अधीनस्थ शासक, यानी जो शासक इसकी अधीनता में शासन कर रहे थे, जिन जिन राज्यों को इसके द्वारा जीता जाता है, वहाँ के शासकों के द्वारा जो गौतमी पुत्र सातकर्णी की आज्ञा का क्या किया जाता? पालन किया जाता था। वो उसके प्रति आज्ञाकार और वफादार थे। ये बात हमें इस नासिक प्रशस्ति से पता चलती है। और ये इसके बारे में कहा गया है गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा कि ये युद्धों में पराजित न होने वाला शासक था। इसके द्वारा किए गए जितने भी युद्ध उसमें ये पराजित नहीं। हालांकि अंत तक ये बात साबित होती है कि मृत्यु के नज़दीकी समय के दौरान जो गौतमी पुत्र सातकर्णी शकों के हाथों से पराजित होता है, जिसमें हमने चष्टन का उल्लेख किया था, जो महाक्षत्रप होता है यानी शक शासक होता है, चष्टन और रुद्रदामन, उनके हाथों अगर बात की जाए तो इसकी पराजय होती है। और इसके अलावा इसके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि ये वाकई में अत्यंत बहुत दयालु था और अपने शत्रुओं के प्रति हिंसा में भी वह रुचि नहीं रखता। ये कहा जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी जो शासक है वो बहुत दयालु प्रवृत्ति का शासक था। अपने शत्रुओं के प्रति भी ये कभी हिंसा करने में रुचि नहीं रखता था। उसके अलावा बताया गया है कि ये जो अपनी जनता है, जनता प्रजा है, उससे क्या करता था? न्याय सम्मत कर प्राप्त करता था। यानी कि गलत तरीके से बात की जाए और ज़्यादा कर वसूल इसके द्वारा अपनी जनता से नहीं किया जा सकता। राजा को षष्ठ भागी कहा गया है। कौटिल्य के द्वारा अगर बात की जाए छठे भाग को उसे जनता से छठे भाग को कर के रूप में ग्रहण करना चाहिए। उसी तरीके से इसके द्वारा अपनी जनता पर अत्यधिक कर नहीं लगाए गए सिर्फ, और उसके अलावा जो उचित कर है वही इसके द्वारा वसूले जाते थे जो न्याय सम्मत होते हैं। और ये इसके बारे में बताया गया है कि ये अपनी प्रजा के साथ जो सुख और दुख में रहने वाला शासक था। इसे कहा गया है कि अपने प्रजा के सुख और दुख में हमेशा साथ रहने वाला शासक था। उसके अलावा इसे बहुत ही इसके पराक्रम की जो पराक्रम के बारे में बताते हुए और कहा गया कि ये अद्वितीय धनुर्धर था, यानी ये धनुर्धर विद्या में पारंगत था और एक महान योद्धा भी था जिसमें तो कोई शंका भी नहीं है अगर बात की जाए तो देखा जाए तो। क्योंकि देखो तुम कितने 100 वर्षों के पश्चात पुनः इसके द्वारा सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया जाता है और ब्राह्मणों का एकमात्र संरक्षक इसके द्वारा कहा जाता अपने आप को। ये ब्राह्मणों का संरक्षक हमने देखा था ये किस वंश से थे? ब्राह्मण वंश के शासक थे और इनके द्वारा जो वैदिक धर्म है ब्राह्मण धर्म को क्या किया जाता है? ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता, उसकी रक्षा की जाती है।
इसी प्रशस्ति में इसे क्षत्रिय शासक होते हैं, उनके दंभ यानी घमंड व मान का मर्दन करने वाला कहा गया है कि इसके द्वारा जो क्षत्रिय शासकों के दंभ और मान का मर्दन किया जाता है, उनको समाप्त किया जाता है और वर्ण संकरता का विनाशक किया जाता है। वर्ण संकरता जैसे हम बात करते हैं, है कि नहीं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसके अनुसार जो बात की जाए 4 जाति 4 वर्ण विभाजित किए जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। उसी दौरान इसके द्वारा जो वर्ण व्यवस्था है उसकी रक्षा की जाती है और वर्ण संकरता का क्या किया जाता है, विनाश किया जाता है। वर्ण व्यवस्था जिसके तहत ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो 4 वर्ण निर्धारित किए जाते हैं अपने वेदों में, जो ब्राह्मण धर्म वैदिक धर्म में, उसके अनुसार इसके द्वारा जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। इसके अलावा जो हीन जाति के लोग व्यापारी है, उनके हितों की रक्षा भी इसके द्वारा की जाती है। अगर बात की जाए किसान है, व्यापारी है, वह हीन परिवार के लोगों के हितों की रक्षा इसके द्वारा की जाती है। इसके अलावा ये शूद्रों का जो शत्रु नहीं था, अगर बात की जाए शूद्रों के लिए भी बात की, शूद्र जाति की भलाई के लिए भी सदैव क्या रहता था, प्रयत्नशील रहता था। तो ये इस तरीके से इसका क्या था, व्यक्तित्व था। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में बात की जाए तो हमने जो गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का जो महान और पराक्रमी शासक रहता है, उस शासक के व्यक्तित्व और उसकी मृत्यु के बारे में जाना कि उसके द्वारा 24 वर्षों तक शासन किया जाता है। लगभग 123 ईस्वी में वह क्या हो जाता है, जो मर जाता है। अगर बात की जाए उसके पश्चात जो आगे के शासकों के बारे में हम जिक्र करेंगे अगली क्लास में, और उसके व्यक्तित्व के बारे में अगर बात की जाए तो उसका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली ओजस्वी था और वह पराक्रमी और एक महान शासक था। इसके व्यक्तित्व के बारे में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वो नासिक प्रशस्ति है, नासिक अभिलेख, उसके माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके व्यक्तित्व के बारे में कई बातें जो यहाँ नासिक प्रशस्ति में बताई गई है, हालांकि सारी की सारी सही नहीं है, तो कुछ एक बातें हो सकता है अतिशयोक्तिपूर्ण है, लेकिन ज़्यादातर इसका व्यक्तित्व इसी तरीके से जो क्या होता है, प्रभावित होता है। ये ब्राह्मण धर्म का रक्षक होता है, अपने आप को मानता है। उसके अलावा जो इसके द्वारा पुनर्वर्ण व्यवस्था को स्थापित करने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। क्षत्रियों के दंभ और मान का मर्दन इसके द्वारा किया जाता है और अपनी प्रजा की भलाई के लिए भी जो कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। तो बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और आपके पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, उसके माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हो, मुझ तक पहुंचा सकते हो। और भी किसी तरह की अध्ययन और अध्यापन से संबंधित राय हो तो वह आपकी आमंत्रित है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।